हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। पीयूष गोयल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर ऑन इंपॉर्टेंट डे। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि विपक्ष लगातार जो कह रहा है वो अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन एक सवाल जो कि बार बार कौंध रहा है विपक्ष के आवाज से वो यही है कि ये जो बजट है ये बता देता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, ये विपक्ष कहता है। पॉइंट नंबर 2 रखता है विपक्ष की इस बजट में महंगाई कम करने का कोई प्लान नहीं है। आगे के पॉइंट में आगे बताऊंगा, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन। अमित जी, आप तो इतने वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप तो जानते हैं कि विपक्ष का अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंटेलिजेंस तो थोड़ी दिखाएं जब वो सवाल उठाते हैं। अब महंगाई की बात कर रहे हैं, जब विपक्ष की सरकार थी 9 साल पहले, तब 10-12% महंगाई तो सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2015 में पहली बार रिजर्व बैंक को ये दायित्व दिया गया कि आपको महंगाई कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी होगी, और उसके कारण आप देखेंगे सरकार और आरबीआई ने मिलके लगातार अलग अलग मौके पे फैसले लिए, अभी भी लगातार ले रही है। और 9 साल का औसतम अगर महंगाई देखें तो 4.7%, जो भारत के 75 वर्ष के आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे कम है 9 वर्ष की। आज भी जिन देशों में 1-2% महंगाई होती थी वहाँ 8-10% है, और भारत जहाँ 10-12% होती थी वहाँ 6% से कम है, 5.5% के आसपास है। तो मुझे लगता है विपक्ष को घिसी पिटी बातें करने के बदले तत्वों के आधार पे बात करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि मोदी जी सरकार ने 10 वर्ष कुछ नहीं किया। वो भूल रहे हैं कि 9 साल पहले भारत को विश्व में फ्रैजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी में गिना जाता था। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी कमजोर थी कि चिदम्बरम जी को बहुत महंगे ब्याज पे विदेशी मुद्रा को भारत में लोन के रूप में लानी पड़ी थी, फॉरेन एक्सचेंज के रेट को ठीक रखने के लिए। भारत के एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे थे। भारत में एक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से सरकार घिरी हुई थी। 9 साल में एक निर्णायक ईमानदार सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, जिसको जनता ने इतना अभूतपूर्व प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जिसके कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। पूरा विश्व मानता है कि भारत ही भविष्य में विश्व की अर्थव्यवस्था को बल देगा, और आज विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें इस वर्ष भी और आने वाले कई वर्षों तक भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन क्योंकि ये सवाल बहुत लाजमी है पूछना आपसे, बजट को लेकर शेयर बाजार में भी एक उलझन है। बाजार जो था वो उसमें पहले तो 1000 अंकों की तेजी दिखी और फिर उसके बाद वो 158 अंक गिर के बंद हुआ। हालांकि व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ मार्केट्स इज कि एक बड़ा कोरिलेशन तो नहीं होता, लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर होता है। क्या आपको लगता है कि बाजार जैसे बजट को सलामी देता है वो नहीं दी इस बारी बाजार ने, स्टॉक मार्केट्स ने? ऐसा नहीं है, वो हर वर्ष की परिस्थितियों के ऊपर होता है। मैं समझता हूँ जैसे जैसे बाजार को ध्यान में आएगा कि ये एक एक जो इसमें स्टेप्स लिए गए हैं वो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, कैसे भारत को तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामान को लेके जाने के लिए, कैसे इससे निर्यात बढ़ेगा, कैसे भारत में डिमांड बढ़ेगा, नौकरी और काम रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, टूरिज्म का थ्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का थ्रस्ट, स्किल डेवलपमेंट का थ्रस्ट। और उसमें देखिए कितनी समझदारी से माननीय वित्त मंत्री ने एक एक चीज सोची है। उदाहरण के लिए 50 टूरिज्म सेंटर्स, अगर देशी टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट दोनों को हम फोकस्ड वे में उन पे लाते हैं तो उसमें सिविल एविएशन का लाभ होगा, हमारे रोड और रेल नेटवर्क को लाभ होगा, भारत की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स सुधरेंगी, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी। ऐसे ही नर्सिंग कॉलेज, देश में हमने मेडिकल कॉलेज तो शायद ऐतिहासिक संख्या में बढ़ाए, 150 के करीब मेडिकल कॉलेज गत 9 वर्षों में बने,
सबके साथ अब नर्सिंग कॉलेज अब जोड़ने की बात की है जी। कम खर्चे में भी हो जाएगा और हमारे लाखों युवा युवतियों को हम तैयार कर पाएंगे भारत में भी नर्सिंग का काम करने, और विश्व में तो लाखों की संख्या में डिमांड है नर्सेस की। तो एक प्रकार से भारत अब अपने युवा युवतियों को भविष्य के लिए तैयार करने पे फोकस कर रहे हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत बना के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने पे फोकस कर रहे हैं। हमारे निर्यात को और कंपेटिटिव बनाने में फोकस कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट से भारत की क्वालिटी मैन पावर, टैलेंट और मैनेजरियल स्किल को तैयार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से बड़ा फाउंडेशनल बजट है, और जैसे जैसे लोगों को ध्यान में आएगा हर क्षेत्र में इसका लाभ लोगों को मिलेगा। एक सवाल, क्योंकि ये मिडिल क्लास को लेकर बहुत सवाल होते हैं, और मैं जब ट्विटर पे बोल रहा था कि आई एम इंटरव्यूइंग पीयूष गोयल, तो एक सवाल उन्होंने पूछा कि मिडिल क्लास को राहत देने की बात लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार जब शासन में 2014 में आ रही थी तब भी करती थी, और 2019 में जब शासन में आ रही थी तब भी करती थी। इस बार आपने 7 लाख तक में जीरो टैक्स की एक लिमिट को बढ़ाया है, लेकिन जॉब क्रिएशन को लेके काफी इफ एंड बट है, और महंगाई भी एक प्रबल समस्या है। वैश्विक संदर्भों में ग्लोबल इंपैक्ट है, क्योंकि एक वॉर चल रही है, वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं क्या कंडीशंस है। तो ऐसे इसके मद्देनजर मिडिल क्लास को अपना व्हाइट कॉलर मेंटेन करने में दिक्कत होती है। जवाब सवाल आया नहीं, कट क्या जी जी। अब मेरा सवाल है कि मिडिल क्लास को अपना व्हाइट कॉलर मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या है? क्योंकि रिबेट जरूर दी है, लेकिन महंगाई और जॉब क्रिएशन के लिए क्या? जॉब क्रिएशन के लिए क्या, जॉब क्रिएशन के लिए क्या नया इस बजट में है? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। देखिए, आज आप जानते हैं कि विश्व में आज जो देशों में 1-2% महंगाई होती थी वहां 10-12% चल रही है, और भारत जहां 10-12% नॉर्म था आज 5-5.5% पे 5.5% है, और घट जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा भी, अनुमान है वो 5% और आगे 4% जल्द हो जाएगा। भारत को पूरी दुनिया आज एक्नॉलेज करती है कि ब्राइट स्पॉट है, और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ डिमांड भी है, जहाँ कैपेबिलिटी भी है, और कैपेसिटी भी है खुद की कंजम्पशन को मीट करने की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की। तो मुझे लगता है कि आज जो विश्व की कॉन्फिडेंस भारत पे है, वैसे ही आज की मिडिल क्लास का भी कॉन्फिडेंस अपने देश पे है, अपनी सरकार पे है। आफ्टर ऑल जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ खर्च होगा, आप जानते हैं इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट 3.5 गुना होता है। तो पैसा आप सिर्फ बांट दो, उससे कभी इकोनॉमी दौड़ती नहीं है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हो, नौकरी भी मिलती है, लोगों को काम भी मिलता है। स्टील, सीमेंट, रेती, कारपेंटर, प्लम्बर, हर चीज़ में डिमांड बढ़ती है, टाइल्स, सो मेनी थिंग्स, फर्निशिंग, वो सब की डिमांड भी बढ़ती है, तो वहाँ भी नौकरी आती है। वहाँ नौकरी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में नौकरी बनती है, तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ने से वो कंजम्पशन फिर एडिशनल कैपेसिटीज को डिमांड करती है। तो ये एक सेल्फ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ती है, ये बढ़ती है तो फिर कंजम्पशन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी चतुराई से और समझदारी से हमने लॉन्ग टर्म के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर क्रिएट किए। जी, मेरा आखिरी सवाल है और 20 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा। हाउस अब सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस भी हैं? लगता है आवाज मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM